मदर फादर सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। तो बेटा क्या होगा, सुनना भाई, सबसे पहले मदर आ गई, फिर फादर एंड सन। मदर अगर यहीं पे है तो सन और फादर अपनी सीट को एक्सचेंज कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, सबसे पहले मदर फर्स्ट पे बैठी थी, अब फादर बोलते नहीं मैं फर्स्ट पे बैठूंगा, तो फादर बैठ गया यहाँ वाली सीट पे, तो क्या होगा, मदर सन एंड सन मदर। उसके बाद सन बोलता है मैं फर्स्ट में बैठूंगा, सन मदर फादर एंड फादर फादर मदर। ठीक है, तो कितने केस बन गए भाई, हाउ मेनी केसेस, 6। सैंपल स्पेस में और भी पॉसिबिलिटी होगी क्या, नहीं होगी, पक्का। वैसे भी देखो 3 लोग थे, 3 लोगों को इन 3 सीट पे बैठने हैं, तो कितने तरीके से बैठ पाएंगे, मतलब मुझे बेसिकली इन तीनों को अरेंजमेंट करना है। अगर हमें किसी 3 लोगों का अरेंजमेंट करना है या 4 लोगों का अरेंजमेंट करना है, 4 लोगों का अरेंजमेंट करना है 4 फैक्टोरियल, 3 लोगों का अरेंजमेंट करना है मतलब 3 फैक्टोरियल। क्या क्या होगा, 3 into 2 into 1। फैक्टोरियल का मतलब होता है ओनली अरेंजमेंट। ठीक है, तो इन हाउ मेनी वेज आई कैन अरेंज दीज 3 persons, 3 फैक्टोरियल वेज, क्या हो गया 6। ठीक है भाई, ये हमने 11th में पढ़ा है। ओके, हालांकि जरूरत नहीं है फिर भी मैंने बता दिया। ओके बेटा ध्यान देंगे, ई क्या है, सन ऑन वन एंड, सन ऑन वन एंड। अब कौन सा एंड ये तो नहीं लिखा ना, तो कौन कौन से केसेस में आ सकते हैं, कोई डाउट है क्या बेटा, 4 केस आएंगे। एक बारी सन को लास्ट वाले में बिठा दिया, फर्स्ट एंड में बिठा दिया एक बारी, ठीक है, एंड टू एंड ही होता है ना, बीच में नहीं है बस, तो ये 4 केस हो गए। अच्छा एफ, फादर इन द मिडल, हाँ जी फादर इन द मिडल, मैंने मिडल में डाल दिया फादर को, तो इधर क्या आएंगे, मदर सन या फिर सन मदर। ठीक है भाई, कोई डाउट है क्या, हालांकि हम ये बिना लिखे भी कर सकते हैं, बट लिख के करना चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा भाई क्वेश्चन ये था, अगर क्वेश्चन ये तो फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, अच्छा ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा, यहां से निकाल लो भाई। क्या हुआ, इन दोनों में जो भी कॉमन है, एक तो एम एफ एस कॉमन है, ये वाला कॉमन है, और एस एफ एम भी कॉमन है। ठीक है, तो बेटा हमने दोनों के दोनों ले लेने यहां पे, है ना भी दोनों में कॉमन। अच्छा अब हमें किस किस की प्रोबेबिलिटी चाहिए, एक तो पी एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आएगा, 2 out of 6, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, अगेन देयर आर 2 out of 6। ठीक है, आ गया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला ये रहा बेटा, इस फॉर्मूले में हमने पुट कर देना है, क्या होगा 2/6 by 2/6, क्या आ गया। ठीक है भाई, कोई डाउट है क्या, डाउट है तो बोलो, डाउट है तो बोलो। बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन था ये, पता है ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन आप समझाता हूं मैं क्या था। अगर फादर मिडिल में बैठा है तो सन के किनारे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बेचारे के पास कोई और सीट बची है क्या। अगर फादर मिडिल में बैठा हुआ है भाई, ई बाय एफ का क्या मतलब था कि एफ आपको पता है, मतलब एफ इवेंट हो चुका है, मतलब हमने फादर को मिडिल में बैठा दिया, तो क्या चांसेस है कि सन जो है किनारे पे बैठे, बेचारे के पास कोई और सीट ही नहीं है, किनारे पे बैठना ही पड़ेगा, 100% चांसेस है कि वो किनारे पे ही बैठेगा। ठीक है, इसलिए 100% चांस मतलब प्रोबेबिलिटी इज 1। ठीक है, अब देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम इसे जनरली पूछ दे 1 मार्क में तो कोई दिक्कत है क्या, समझ रहे हो आप। कुछ बच्चे तो ऐसे सवाल करने बैठेंगे और कुछ बच्चे समझ जाएंगे सीधा आंसर माने, समझ की बात कैसे। ठीक है, अच्छा सवाल करना आना चाहिए आपको, क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स आगे बढ़े। ठीक है भाई, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। मैं ये बोल रहा था ये 1 मार्क पे भी आ सकता है। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप। इसको पहले समझ लो, सब लोग समझेंगे इसको। ठीक है, जल्दी से बेटा एक्सपेरिमेंट में क्या बोलोगे, एक डाई को थ्रो करना है। ठीक है, इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप थ्रो द डाई अगेन। ठीक है, तो मैं यहां पे सैंपल स्पेस लिख रहा हूं गाइस, डाई को थ्रो किया, अगर 3 का मल्टीपल आता है तो आपको डाई को दोबारा से फेंकना है,
मतलब 3,1 3,2 3,3 अप टू 3,6। आगे 3 का मल्टीपल और क्या आ सकता है? 6 आ सकता है। अगर पहली बार डाई में 6 आ गया तो आपको दोबारा से डाई फेंकना है। फिर क्या हो गया? 6,1 6,2 6,3। हाँ जी, कहां तक? 6,6। अगर 3 का मल्टीपल आता है तो आपको दोबारा फेंकना था, इसलिए मैंने ये लिख दिया। आगे देखते हैं। इफ एनी अदर नंबर कम्स टॉस अ कॉइन, अगर कोई दूसरा नंबर आता है तो आपको कॉइन को उछालना है। किसको उछालना है? कॉइन को। ठीक है, तो बेटा एक काम करते हैं हम यहाँ पे, अगर 1 आता पहले तो हम क्या करेंगे? अब डाई को थोड़ी उछालेंगे, डाई को तब उछालना है जब 3 का मल्टीपल आए। ठीक है, हमने डाई को पहले उछाला तो 3 का मल्टीपल लिया है, 1 आ गया। 1 आ गया तो अब क्या उछालना है आपको? कॉइन। कॉइन उछालेंगे तो क्या आएगा? हेड आएगा या फिर टेल आएगा। कोई डाउट है क्या? ऐसे ही 2 हेड 2 टेल। ठीक है भाई, 3 के साथ तो लिखेंगे नहीं है। 4 हेड, ठीक है, 5 हेड 5। बेटा ये क्वेश्चन ना हर बच्चे का गलत होता है जनरली। उसका रीजन क्या है? सुनना भाई, ध्यान से समझना। बेटा अगर मैं 2 डाई इकट्ठा उछालता तो सैंपल स्पेस में कितने केस होते? कितने केस होते बेटा? 36 केस होते हैं। उसके जितने भी आउटकम से क्या वो एक जैसे लग रहे हैं आपको? क्या इसमें आपको आउटकम्स एक जैसे लग रहे हैं? मुझे नहीं लग रहे, क्योंकि मुझे ये वाला आउटकम थोड़े अलग लग रहे हैं और ये वाला आउटकम थोड़े से अलग लग रहे हैं। सिमिलर टाइप के नहीं है, नहीं है ना? ठीक है, तो बेटा इसमें एलिमेंट्री इवेंट्स कितने हैं? एलिमेंट्री इवेंट्स मतलब सिंपली एलिमेंट्स कितने हैं? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? हाँ जी, को बताएगा कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? 36 का भाई, 6 इधर हो गए, 6 इधर हो गए, 4 4 कितने हो गए? 20 है ना? कितने हो गए? 20 ना? अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर सेक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर सेक्स, मतलब बेसिकली मैंने आपसे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ ली है ना? इसकी प्रोबेबिलिटी बच्चा क्या करेगा पता है? बोलेगा सर देयर इज ओनली 1 केस आउट ऑफ 20 केस। अगर आप ऐसा करते हो तो बेटा ये बिल्कुल ही गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जो उसके एलिमेंट्री इवेंट्स हैं वो इक्वली लाइकली नहीं है। अगर वो सिमिलर टाइप के होते तो वो इक्वली लाइकली होते, बट यहाँ पे वो सिमिलर टाइप्स के नहीं है तो वो इक्वली लाइकली नहीं है। तो ऐसे में क्या तरीका लगाएंगे? आप सोचे कि क्या करना चाहिए। सोचा भाई आपने बेटा 1/20 अगर आप लिखते हो तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ओके। रीजन बीइंग मैंने आपको क्लियरली बता दिया। यहाँ पे जो एलिमेंट्री इवेंट है एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये सारे हैं। इसमें देख लो 1, T और 3, 1 थोड़े अलग नजर आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट इवेंट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, मतलब इसके जो एलिमेंट्स है वो सारे सेम टाइप के नहीं है, इसीलिए वो वाला रूल यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा, इफ यू थ्रो अ डाई, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, इफ यू थ्रो अ डाई तो क्या आता है? ये आता है ना? इसमें क्या है? इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, वो सब के सब इक्वली लाइकली हैं। ठीक है, ओके, क्योंकि सिमिलर टाइप के। अगर मैं 2 डाई भी थ्रो करता, सबको पता है कुछ ऐसा आता ना? हाँ जी, आता कि नहीं आता? कहां तक लिखते? 6,6। इसमें क्या बोलते हैं आप बोलते हैं टोटल कितना है? 36, और 6,6 आने की क्या चांसेस होंगे? 1/36, तो ये होता। ठीक है, ओके, कोई डाउट है क्या? तो जब एलिमेंट्री इवेंट सेम टाइप के ना हो, मतलब वो इक्वली लाइकली नहीं है, तो वो वाला रूल नहीं लगेगा। तो रूल क्या लगेगा समझे जरा आप। ठीक है, ओके। मुझे एक बच्चे ने बोला सर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 26 कम्स। भाई मैंने आपको चांस दिया, तो हो सकता है आपका पहले 2 आ जाए फिर हेड आ जाए, है ना? तो मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर 26 कम्स। ठीक है, तो बेटा होगा क्या? पहली बार 6 आना और दूसरी बार 6 आना, क्या वो डिपेंडेंट इवेंट होते हैं?
मैंने आपको एक बार थ्रो करने को बोला, पहली बार 6 आ गया, फिर दूसरी बार भी थ्रो किया आपने, फिर भी 6 आ गया। क्या दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं है एक दूसरे के ऊपर। बेटा करना है क्या है, मैं आपको बताता हूं सिंपली। पहली बार 6 आने के चांसेस क्या है? 1/6। दूसरी बार 6 आने के चांसेस क्या है? 1/6। तो इसका आंसर होगा 1/36। ठीक है। अगर मैंने ये पूछा था कि एक बार 2 आया एक बार हेड आया, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो डिपेंडेंसी का मतलब क्या है, सुनो भाई। अगर पहले डाई पे 2 आता है तो आपको पता है कि बाद में हेड आएगा या टेल आएगा। जब मैं कॉइन को छालूंगा तो उसका हेड आना क्या 2 पे डिपेंड कर रहा है, या उसका टेल आना क्या वो 2 पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। आप आउट ऑफ हेड और टेल की बात करो ना। ठीक है, हाँ ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको मैंने डाई दिया, आपने उछाला 2 आ गया, अब उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, जो गेम है गेम तो वही खेलोगे। गेम ये है कि आप अब कॉइन उछालोगे। तो बेसिकली करना क्या है, तरीका हो गया 1/6 इंटू 1/2। कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई? 1/। ठीक है, तो ये तरीका बेटा यहाँ पे सिंपल सी बात बता दूं मैं आपको, इस वाले एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा, जो मैंने येलो से मार्क किए हैं, 1/36। इसकी भी 1/36, इसकी भी 1/36, इसकी भी 1/36। अच्छा भाई, इसकी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाँ जी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/12। समझ में आ गई बात? तो सबका सेम नहीं रखना ना, यहाँ पे कहीं पे 1/36 आ रही है, यहाँ पे कहीं पे 1/12 आ रही है। इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि सिमिलर टाइप के आउटकम्स नहीं है। अब बेटा क्वेश्चन करेंगे, ध्यान देना जरा। मतलब जब भी इस तरह का केस आए, सिमिलर टाइप के एलिमेंट ना हो, तो आप ऐसे ही करेंगे जिसमें आपको बता रहा हूं ये। ठीक है, हाँ जी। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन shows a tail given that at least one die shows a 3। हाँ जी, ध्यान देंगे, यहाँ पे 2 इवेंट्स हैं, एक ये है, दूसरा ये है। हम हमेशा क्या करते हैं, इनको नाम दे देते हैं। नाम क्या है? पहला है ई, क्या लिखा है? कॉइन shows a tail। ठीक है, और एफ क्या है? एटलीस्ट 1 डाई, कम से कम एक डाई में क्या है? 3 है। अच्छा, कॉइन शो करे टेल, उसमें कौन कौन से केस लेंगे भाई? 1, T 2, T 4, T एंड आउट ऑफ सैंपल स्पेस ही बात करेंगे, जो भी गेम खेला गया है उस पे से ही बात करेंगे। ठीक है, पूरा एक्सपेरिमेंट क्या था? ये तो था पूरा एक्सपेरिमेंट, इसी में तो सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखे हैं। तो टेल जब भी आएगा तो उससे पहले कुछ तो आएगा ना, 1 आएगा ना। तो 1T 2T 4T 5T। हाँ जी, यहाँ जाओ। एटलीस्ट 1 डाई shows a 3, कम से कम एक डाई में 3 हो। क्या क्या लिखोगे भाई? 3,1 3,2 3,3 भी आएगा, कम से कम
यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी है, इस वाले में पुट करना है। यहाँ पे 3/6 और यहाँ पे कितना है 4/6, कट गया 6 से 6 कट गया, कितना आया 3/4। ठीक है, हालांकि मैं इसके लिए भी नया फॉर्मूला लिखवा दूं बट फायदा नहीं है फॉर्मूले का, कितने फॉर्मूले याद करोगे, कॉन्सेप्ट समझा करो। ठीक है भाई, कोई डाउट है, आगे बढ़े, इसका सेकंड पार्ट आप कर लोगे। हाँ जी, गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। ओके, हम क्या कर रहे हैं, वी आर थ्रोइंग टू डाइस। सबको पता है टू डाइस अगर हम थ्रो करते हैं तो क्या आएगा, मैं सारा नहीं लिखूंगा, ठीक है। फिर क्या आएगा 2,1 से लेके 2,6, फिर क्या आएगा 6,1 से लेके 6,6। कितने आउटकम होंगे इसमें, 25? नो बेटा, पहली बात तो 1 मिनट, थ्रोइंग टू डाइस बेटा वो आपका एक्सपेरिमेंट है, वो जो दिया हुआ वो तो दिया वाला इवेंट है, वो तो कंडीशनल है, कंडीशन है। तो बेसिकली यू आर थ्रोइंग टू डाइस, सो दिस इज द सैंपल स्पेस। ओके, नाउ वन इवेंट इज गिवन। क्या, कौन सा इवेंट गिवन है, उसका कुछ नाम है ना, चलो मैं ई ले लेता हूं। क्या गिवन है, नंबर्स appearing on two dice are different। तो बेटा ये इवेंट गिवन है, मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया इसका क्या मतलब है, ई का क्या मतलब है, ई इज गिवन और ई इज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, और नोन टू यू, एक ही बात है, सबका एक ही मतलब है। ठीक है, आपको पता है कि इवेंट हो चुका है, ठीक है, पहले से दिया हुआ है कि इवेंट हो चुका है। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करो, आसान सा चैप्टर है, क्लैरिटी होनी चाहिए बस, ध्यान देंगे भाई। आगे क्या है बेटा, सबको पता है इसमें कितने केस आएंगे, इसमें बस ये वाले केस नहीं आएंगे, कौन से, ये वाले केस। ऐसे कितने केस होते हैं बेटा, 6 है ना, ये वाले केस हमें नहीं लेने हैं। ऐसे कितने केस होते हैं, 6 केस होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, दोनों पे डिफरेंट होना चाहिए। तो इसमें कितने केस हैं मैंने लिखा नहीं, लेकिन मुझे पता है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 30। कोई डाउट है क्या, बोलो भाई डाउट है तो। अच्छा, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी हुई है बेटा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ S4। अरे सम ऑफ नंबर इज 4, कैसे निकालोगे, देखना भाई, नंबर का सम पूर्ण है तो 1 कॉमा क्या आएगा 3, 2 2 एंड 3। अच्छा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, कई बार तो सेट्स को देख के कॉमन निकालते हैं, है ना, बट कई बार सेट्स को देख के कॉमन निकाल ही नहीं पाओगे। अगर आप मान लो ई में 1000 एलिमेंट्स हैं और एफ में 10,000 एलिमेंट्स हैं, कॉमन निकाल लोगे क्या, हाँ, फिर उस केस में आपको समझना चाहिए मतलब कैसे, इसका मतलब ई भी होगा और एफ भी होगा, मतलब ई भी होगा मतलब दोनों पे डिफरेंट भी होंगे, और एफ भी होगा मतलब दोनों का सम 4 भी होगा। तो ऐसे कौन से केस है, मतलब डिफरेंट एंड सम इज 4, डिफरेंट एंड सम इज 4, कौन से केस है बेटा, 1 3 एंड 3 मैंने बिना लिखे, यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं, हालांकि बच्चे लिखते हैं, बट देखो यहाँ तो 30 केस है, 300 केस होंगे तो फिर लिख के फायदा नहीं है, ऐसे भी केसेस आएंगे। तो E इंटरसेक्शन F मतलब E एंड F अकर्स बोथ साइमल्टेनियसली, ठीक है, दे अकर टुगेदर, इसका मतलब क्या है, दोनों पे डिफरेंट भी हो और सम 4 भी हो। तो कौन से वाले केस आएंगे, सिर्फ ये वाले केस आएंगे, कोई डाउट है क्या, अब आ जाओ भाई, फॉर्मूला क्या है भाई, F इंटरसेक्शन E लिखो या E इंटरसेक्शन F लिखो, कोई फर्क पड़ता है क्या, आप यहाँ पे F इंटरसेक्शन E की जगह चाहे E इंटरसेक्शन F लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ठीक है, नीचे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ जी, ऊपर कितने केस आएंगे, 2 आउट ऑफ 36, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ E 30 आउट ऑफ 2/30। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बता दो,
क्या जो मन करे वो नाम लो। मैं तो बेस थ्योरम में जो अंग्रेजी में लिखा था वही लेता हूँ, ठीक है। वहां डॉग लिखा हुआ था मैं डी ले लेता हूँ, कैट लिखा था तो मैं सी ले लेता हूँ। सिंपल सी बात है। क्यों? मुझे बार बार याद नहीं करना पड़ेगा कि ये वाला इवेंट ये है, ये वाला इवेंट ये है, ठीक है। तो नाम कुछ भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, अ डाई थ्रोन 3 टाइम्स, सबको पता है 3 टाइम्स अगर मैं डाई को थ्रो करूंगा कितने केस आएंगे? 6 ऑप्शन है इसके पास, बेचारे के पास काम पूरा नहीं हुआ है। आप दूसरा डाई भी देखोगे, इसके पास भी 6 ऑप्शन है, काम पूरा अभी भी नहीं हुआ है। आप तो तीसरा डाई भी देखोगे, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे, कितने केसेस बन गए? 216। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? 216। मैंने सैंपल स्पेस को लिखा नहीं, मैंने उसके अंदर के एलिमेंट्स को काउंट कर लिया, ठीक है। ओके, अच्छा ए क्या है बेटा? 4 ऑन द थर्ड थ्रो। बेटा सुनना, 4 ऑन द थर्ड थ्रो। बेटा प्लीज समझ ले जरा, ठीक है। एक मिनट, एक तो यहां पे बेटा क्या लाना है? 4 लाना है। सुनना भाई, मैंने वहां पे 4 को चिपका दिया, इसके बाद बेचारे के पास कितने ऑप्शन है? एक ऑप्शन है कि 4 ही आएगा। बेटा समझ लो इधर, जिनकी पीएनसी वीक है ना उनको दिक्कत होगी, ठीक है। बेटा 4 ऑन द थर्ड थ्रो, मैं ऐसे आउटकम्स को काउंट कर रहा हूं जिसमें थर्ड थ्रो में 4 ही आना है, ठीक है। तो मैं देखता हूं टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे। तो बेटा इस पे 4 ही आना है, बेचारे के पास एक ही चॉइस है। हाउ मेनी चॉइसेस इट हैज? ओनली वन चॉइस, 4 ही लाना है इसको, ठीक है। अच्छा, इस पे कितनी चॉइस है बेचारे के पास? कुछ भी ले आएगा 6 में से। काम पूरा हो गया क्या? नहीं ना, तीनों डाई पे देखना है आपको, इसलिए कीप मल्टीप्लाइंग। इस पे इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए विल बी नथिंग बट 36। कोई डाउट है क्या? अच्छा, बी पे आते हैं बेटा। बी क्या बोलता है? 6 ऑन फर्स्ट एंड 5 ऑन सेकंड। अरे कुछ नहीं करना, आराम से ऐसा बना लो, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 और यहाँ पे कुछ नहीं पता। इसके पास कितनी चॉइस है बेचारे के पास? एक ही है, 6 ही लाना है। अगर 6 के अलावा कुछ और लाएगा तो मुझे गिनेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो बी के अंदर कौन कौन से आउटकम आ रहे हैं वो गिन रहे हैं, और बी के अंदर आने वाले आउटकम में यहाँ पे 6 होना चाहिए। तो इसके पास बेचारे के पास एक ही चॉइस है, इससे 6 ही लाना है। इसको काम पूरा नहीं हुआ है, इसे कितना लाना है? 5 ही लाना है। काम पूरा अभी भी नहीं हुआ, इसके पास कोई चॉइस नहीं है, बेचारा कुछ भी ला सकता है ना। 1 2 3 4 5 6 कितने केस हो गए? 6। अरे बी में कितने एलिमेंट हो गए? 6। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? अच्छा, क्योंकि हमें निकालना है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है बेटा? हमें इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ती है। देखो मैं तो सीधा टारगेट पे फोकस करता हूँ, ये हमारा टारगेट। अब मुझे टारगेट नहीं बता रहा है कि भैया ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल के रख लो, बता रहा है ना फॉर्मूले में यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है, तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लेना है। हाँ जी, समझेंगे जरा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इसका मीनिंग क्या होता है कि ए एंड बी occurs simultaneously, both occurs, and intersection मतलब होता है and या both, मतलब both will happen, मतलब ए भी होगा बी भी होगा, मतलब ए की भी बात को भी रखी जाएगी और बी की भी बात को रखी जाएगी, दोनों करना पड़ेगा वो, है ना। तो ए बोलता है भैया थर्ड में तो 4 होना ही होना चाहिए, तो उसकी इच्छा पूरी कर दी हमने, ठीक है भाई। और बी बोलता है भैया फर्स्ट में 6 और सेकेंड में 5, दोनों को सेटिस्फाई करना है, तो ये चीज यही होगा और तो कुछ होगा नहीं। कितने वेज हुए? कितने वेज हुए बेटा? ओनली 1 वेज, लिखा भी है, क्या आना चाहिए? 6, 5, 4। ठीक है भाई, इसका तो मैं सेट भी लिख सकता हूं। कैसे? हमें पता है बेचारे के पास बस यही आना है और कुछ नहीं आना है। दिस वन केस आउट ऑफ हाउ मेनी? 216। हमेशा सैंपल स्पेस का लेंगे। अच्छा, बी वाला कितना है बेटा? हाँ जी, बी वाले कितना है? मैंने कैंसिल नहीं करता कि मुझे पता बीच में काट पीट के क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलता अगर आंसर गलत हो जाए तो। हाँ, आंसर सही होना चाहिए। फाइनली जो हमें निकालना है ना,
मैं सीधा उस पर टारगेट करता हूँ, ये निकालना है मैं यहाँ पे जो आंसर पूछा गया है वहां पे सिंप्लीफिकेशन क्या करो, कैलकुलेशन में दो कम से कम। यहाँ पे कितना आ गया 6 बाय, यहाँ पे कितना हो गया 1 बाय, कट गया, कितना आ गया, कोई डाउट है क्या? एग्जाम्पल नंबर 7, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, इफ कॉइन shows head toss it again but it shows tail then throw a die। बेटा क्या करना है, टॉस अ कॉइन, अगर कॉइन में हेड आता है देन टॉस इट अगेन, है ना, आप कॉइन को उछालो, अगर हेड आता है तो उसे दोबारा उछालो, मतलब हेड के बाद हेड भी आ सकता है, हेड के बाद टेल भी आ सकता है। यहाँ तो कोई डाउट है क्या? अच्छा, बट इफ इट शोज अ टेल, अगर स्टार्टिंग में क्या आया था, टेल आया था, फिर क्या थ्रो करना है, डाई, टेल के साथ क्या आएगा, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। ठीक है, और कुछ है क्या? है तो बोलो, नहीं ना। अब देखो इन्होंने एरो से बना दिया, बोला हेड आ रहा है तो आप दोबारा से सिक्के को उछालो, फिर से क्या आएगा, दोबारा से हेड आ सकता है, हेड टेल आया तो आप दोबारा से क्या उछालो, डाई, तो टेल के साथ क्या आया, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। ठीक है, ओके, तो इन्होंने बस एरो से दिखा दिया है, आपको बस समझना है और कुछ नहीं करना है। ध्यान देना भाई, किसी को डाउट है सैंपल स्पेस लिखने में, डाउट है तो बोलो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। किसी बच्चे को सैंपल स्पेस लिखने में डाउट है तो बोलो, नहीं है, ओके बेटा। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4 गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल। मैं पहली क्लास से बोलते आया हूं बेटा, जब मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी तो यही बोला था कि आप बस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, दो इवेंट्स होंगे, एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, दूसरा इवेंट दिया होगा, है ना, ये वाला इवेंट दिया हुआ है, गिवन दैट मतलब ये इवेंट दिया हुआ है ना। तो बेटा दोनों इवेंट को पहले यहाँ पे पहचान लो है क्या, ये तो सैंपल स्पेस का, बेटा मैंने ए लिख दिया और मैंने यहाँ बी लिख दिया। ए क्या है, डाई, डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4। अच्छा, गिवन क्या है, एटलीस्ट वन, यार डाई में 4 से बड़ा नंबर आना चाहिए, मतलब T5 और T6। कोई डाउट है क्या, बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? अच्छा, एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल, तो जहां भी टेल दिख रहा है वो वाले लिख दे, ST, T1, T2, T3, T4, T5, T6। अब देखो यहां पे ध्यान से करेंगे। अच्छा, क्योंकि मुझे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B, ये पूछा गया है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय, तो मुझे पता है इसका जो फॉर्मूला है वो ये होगा या नहीं होगा, होगा। तो क्या मुझे ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना चाहिए, और क्योंकि सेट्स निकले पड़े तो मैं सीधा सीधा कॉमन वाले निकाल लूं। कॉमन वाला क्या है बेटा, किसी को भी कोई भी डाउट है तो बोलो। मेरा टारगेट ये है, मेरा टारगेट ये है, तो मुझे पता है कि मुझे ये दोनों चीजें चाहिए, तो भाई मैं दोनों को टारगेट करता हूँ 1 बाय 1। मैं पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालूंगा, समझना भाई सब लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसमें जितने भी एलिमेंट्स है, कौन कौन से, बी की जगह मैं लिख दूं HT, T1, T3, T4, T5, T6। भाई सही लिखा है क्या, कैसे निकालेंगे? अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ HT निकाल लो पहले। HT क्या होगा, HT होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ H 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2, मल्टीप्लाई कर दिया, ये HT की प्रोबेबिलिटी है। आप ये नहीं बोलोगे भैया HT की प्रोबेबिलिटी 1/8 होगा, गलत हो जाएगा। क्यों नहीं बोलूंगा, बिकॉज जो इवेंट्स हैं, जो एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, वो डिफरेंट काइंड्स के हैं, यहाँ पे सारे सेम टाइप के हैं क्या, नहीं ना, तो ये तरीका तो बिल्कुल ही गलत है। हाँ जी, HT क्या हो गया, आप T1 का निकालो, T1 का क्या निकालेंगे बेटा, T1 का होगा 1/2, T का निकाले 1 का निकाले, T का होता है 1/2, 1 का होता है 1/6। अरे रुक तो जा, आंसर मत देख भाई इधर, ठीक है, समझ ले, अपना दिमाग से, ठीक है। हाँ, T1 का हो गया, ऐसे T2 का भी सेम आएगा,
1/2 into 1/6 T3 का T1 T2 T3 T4 T5 T6 सेम ऐड होगी नहीं होगी? आपको ऐसे करना, ठीक है बेटा? जो चीज कितनी बारी है, ये वाली जो चीज है ना 6 टाइम्स है, सेम चीज 6 टाइम्स है, तो आप सीधा 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ना करने के बजाय 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/6 इंटू में कितनी बारी? 6 बार। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है बेटा? 6 1 प्लस 1/2 कितना आ गया? निकाल लेना। अच्छा बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बोलो भाई। अरे देखो इसकी होगी 1/2 इंटू 1/6। ऐसे कितने हैं? 2 है, तो इंटू 2 कर दे क्या? यहाँ पुट कर दे बेटा, ये आ गया 1/6 और यहाँ पे कितना आ गया? किसी भी बच्चे को डाउट है तो मुझे अभी बता दे, मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन में डाउट ही नहीं होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 या 3, 2 में भी आ जाए तो भी ठीक है, 3 में तब आएगा तो इजी पेपर होगा, बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड इजी। दो नंबर टाइप का है बता। तू बनाएंगी या सर अभी कोई डाउट है क्या? किसी डाउट है सब लोग? अरे बात नहीं भाई, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बोलो। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट चलाऊंगा, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझेंगे सब लोग। ऑलरेडी पढ़ाया हुआ, इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा था। बेटा आगे बढ़े, किसी को डाउट है तो बोलो। नो डाउट्स? ओके, असली बेटा क्लियर है? यस सर। ओके बेटा ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना जरा। इफ A and B are dependent events, ये आपको मैंने फॉर्मूला कराया था, तो A by B की प्रोबेबिलिटी आती। इसका मीनिंग मैं नहीं लिख रहा, आपको सबको पता है क्या होता है यहाँ पे। A की प्रोबेबिलिटी जब B पता है, B जब हो चुका है या B दिया हुआ है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B इज ऑलरेडी अकर्ड और B इज नोन और B इज गिवन, ओके, क्या होता है? ये होता है। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, ठीक है। और B by A, ठीक है बेटा, हमने ये पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद बेटा यहीं से हम इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ये भी मैंने बताया था लास्ट क्लास में, बताया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ B इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ। ये सब कब है? जब डिपेंडेंट है ना भाई। अब यहाँ पे इसके दो फॉर्मूले हो गए, ठीक है भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है बेटा। ध्यान से सुनना, व्हाट इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट? नहीं, ये तो पता है आपको, ये तो मैं आपको 11th के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा चुका हूं, है ना? हाँ बेटा, इसका क्या होगा? सुनना भाई, मैंने बोला A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब B दिया हुआ है, लेकिन B से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है A को, B से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है A को, तो जो A की प्रोबेबिलिटी होती थी वही रहेगी। ये फॉर्मूला क्या है, कैसे आया समझा देता हूं मैं अभी आपको। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए कंडीशन थी, याद दिला दूं मैं आपको, A इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना? इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू B डिवाइडेड बाय क्या है? तो आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लो, ठीक है, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या हो गया?
देखो अनुमान का बताऊंगा। So probability of A by B will be equals to probability of A only. B से कोई A पे फर्क पड़ा ही नहीं, ठीक है? कोई डाउट है क्या? एंड ऐसे ही वही प्रोबेबिलिटी B के बराबर है, ठीक भाई? कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। आपको बस ये याद रखना है, किस कंडीशन के साथ? इस कंडीशन